आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सीटेट पेपर 2 साइंस की मैराथन क्लासेस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सारे जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी थ्योरी को, और फिर उससे रिलेटेड आने वाले रीजंस में हम क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निकिता एंड वेलकम टू एसएन बायोलॉजी। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक आज रहने वाला है जो भी हमने देखा सचिन सर अकेडमी के चैनल पे। सर ने ये सारे टॉपिक्स हमको बता के रखे हैं, ठीक है। हमारे कुल 7 टॉपिक्स दिए हुए हैं, 7 सब टॉपिक्स के हमारे ये सारे सब टॉपिक्स हैं। तो जो भी आज ये वाली चीजें दी हुई हैं, आज इनको हम सारे चीजों को हम डिस्कस करेंगे, पूरी उनकी थ्योरी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने देखा सारे लोग सिर्फ क्वेश्चन करवा रहे हैं, आपके पास थ्योरी के लिए कोई नहीं है। तो हम थ्योरी आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा सेल। सबसे पहले हम सेल देखेंगे, फिर कंपोनेंट्स ऑफ सेल देखेंगे, फिर सेल ऑर्गेनेलीज देखेंगे, देन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, प्लांट मॉर्फोलॉजी, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ये सारी चीजों को आज हम देखेंगे। एनिमल किंगडम को हम आज नहीं करेंगे, आने वाले लेक्चर्स में हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सेल की, तो सेल क्या चीज होती है। जैसे कि हमारी जो बॉडी होती है या फिर किसी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सिर्फ सेल्स का बना होता है। तो ये क्या होता है, फंक्शनल और हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। ये क्या है, ये हमारी सेल होती है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है सेल। अगर सेल की बात करें कि डिस्कवरी किसने की थी सेल की, तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे डिस्कवर किसने किया था, ठीक है। तो डिस्कवरी की बात करें, डिस्कवरी डिस्कवरी ऑफ सेल, तो सेल की डिस्कवरी दो तरीके से की गई है, ठीक है। अगर प्लांट्स में बात करें, सबसे पहले बात करें लिविंग सेल की, तो लिविंग सेल को सबसे पहले किसने देखा था, एंटोनी वॉन लीवनहॉफ ने। और उनसे भी पहले सबसे पहले आए थे हमारे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, इन्होंने कॉर्क सेल में, ठीक है, कॉर्क में सेल की डिस्कवरी की थी। कॉर्क को हम बार्क भी बोलते हैं। बार्क क्या होता है, जो हमारे पेड़ होते हैं उनके ऊपर ऐसे ब्राउन स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उनमें डिस्कवरी की थी। ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे डेड सेल्स होते हैं। तो इन्होंने रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डिस्कवरी की थी प्लांट की, सेल की। इनके जो सेल की डिस्कवरी होती है वो डेड सेल की डिस्कवरी होती, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, डेड सेल की डिस्कवरी किया था। इन्होंने ये जो डिस्कवरी की थी, इसका जो हम टाइम लिखें तो ये 1665 में हुआ था। तो सबसे पहले कौन आया था, वो रॉबर्ट हुक आए थे। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे आए थे हमारे एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक, ठीक है, ल्यूवेनहॉक। अब सेकंड नंबर पे हमारा ये आए थे। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डिस्कवर किया था लिविंग सेल को। इन्होंने क्या था, लिविंग सेल को डिस्कवर, ठीक है। इन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था किसमें, इन्होंने यूज किया था पॉन्ड वाटर का। इन्होंने यूज किया था पॉन्ड वाटर का, और पॉन्ड वाटर में इन्होंने डिस्कवरी की थी लिविंग सेल की, ठीक है। तो ये हमारे हो गए दो साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवरी सबसे पहले सेल्स की है। इन्होंने 1674 में डिस्कवरी की थी। उसके बाद आती है हमारी सेल थ्योरी, ठीक है। आज हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे, ठीक। सेल थ्योरी आती है। सेल थ्योरी की बात करें तो अलग अलग साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी दी। दो हमारे साइंटिस्ट थे, ठीक है, दो हमारे साइंटिस्ट थे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1838 में और 1839 अप्रोक्सीमेट सिमिलर टाइम था। तो एक हमारे बॉटनिस्ट थे, बॉटनिस्ट कौन थे, स्लाइडन, ठीक है। बॉटनिस्ट कौन थे, स्लाइडन थे। स्लाइडन ने क्या बोला है कि जो सारे प्लांट्स होते हैं वो सेल्स के बने होते हैं, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। एंड फिर उसके अलावा फिर 1839 में एक साइंटिस्ट थे स्वान, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, वो जूलॉजिस्ट थे ना, ठीक है, तो वो एनिमल्स को स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि सारे जो भी एनिमल्स होते हैं वो सेल्स के बने होते हैं। तो हमारा जो कंक्लूजन निकला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, सेल के बने होते हैं, ठीक है। वो बने होते हैं हमारे सेल के। तो सबसे पहले ये कौन थे, सबसे पहले आए थे स्लाइडन, ठीक है, स्लाइडन। इन्होंने डिस्कवरी की थी, क्या कहते हैं, इन्होंने बोला था कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। इन्होंने बोला था प्लांट्स के लिए, किसने, स्लाइडन ने। उसके अलावा फिर कौन थे, स्वान, ठीक है।
स्वान थे, ये जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है, ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो ये दो सेल थ्योरी दी गई थी। उसके बाद तो फाइनली एक और साइंटिस्ट आते हैं, फाइनल एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था रडोल्फ वर्चो, ठीक है। वो आते हैं 1855 में। 1855 में रडोल्फ वर्चो एक साइंटिस्ट थे, ये आते हैं। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला एक स्टेटमेंट जो भी बहुत पॉपुलर है और जिससे क्वेश्चन आते हैं, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब क्या होता है, इन्होंने बोला कि जो भी सेल्स होती है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इन्होंने बोला इसका मतलब क्या होता है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। तो हम इन्होंने क्या बोला कि जितने भी सेल्स होते हैं वो पहले से कोई भी एक सेल होती है उसी से अराइज करती है। तो इन्होंने जो प्री एग्जिस्टिंग सेल वर्ड यूज किया था, किसके लिए यूज किया था, जाइगोट के लिए, ठीक है, जाइगोट के लिए। जाइगोट कैसे बनता है हमारा, मेल एग और स्पर्म के फ्यूजन से बनता है, तो ये बनता है जाइगोट, ठीक है। जाइगोट हमारा सिंगल सेल होता है। तो इनका कहना ये था कि सारे जितने भी हमारे सेल्स होते हैं वो ये जाइगोट से बनते हैं, ठीक है। तो एक फाइनल टच दी गई सेल थ्योरी को। फाइनली सेल थ्योरी में क्या बोला गया कि जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो जो फाइनल सेल थ्योरी थी उनमें क्या बोला गया, दो स्टेटमेंट्स, जितने भी हमारे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। और सेकंड क्या था, ठीक है, पहले ये था और सेकंड क्या था कि जितने भी या सेल्स के बने थे, सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। उसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट क्या था कि ऑल सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये सारी ये चीजें थ्योरीज में दी हैं। तो आप तीनों साइंटिस्ट के नेम याद रखिएगा। सबसे पहले स्लाइडन थे, स्लाइडन ने क्या बोला था, ये प्लांट्स के लिए यूज किए थे, ठीक है। ये बॉटनिस्ट थे तो इन्होंने प्लांट्स के लिए यूज किया था। स्वान थे, स्वान ने क्या, ये थे क्या, जूलॉजिस्ट थे, तो जूलॉजिस्ट थे तो इन्होंने क्या यूज किया था, किसके लिए, एनिमल्स के लिए। तो ये सारी सेल्स थ्योरी हमारी हो गई। उसके बाद रेडोल्फ वर्चो आए थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था जो कि इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ जाता है, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, ये हमारी सेल थ्योरीज हो गई। अब हम बात करते हैं सेल की। अगर हम बात करते हैं हमारे सेल की बात करें तो एक सेकेंड, अगर सेल की बात करें तो सेल के कंपोनेंट्स होंगे ना। तो सेल में हमारा मेजर कंपोनेंट क्या होता है, सबसे पहले होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं, और प्लाज्मा लेमा, ठीक है, प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं। उसके अलावा हमारे सेल में क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। ये दो चीजें हमारे सेल में होती हैं। फिर एक और चीज है सेल वॉल। ये तीन चीजें सेल की होती हैं। तो इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन की या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, हमारे बॉडी जो सेल्स होता है, सेल्स की कवरिंग बनाता है, ठीक है। जितने भी हमारे सेल्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो ये क्या होता है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, ये सेमी परमिएबल नेचर का होता है, ठीक है। ये होता है सेमी परमिएबल का मतलब ये कुछ ही सॉल्यूट्स या सॉल्वेंट्स को अलाउ करता है अपने मेम्ब्रेन से आगे पीछे, मतलब यहाँ से एंटर करने के लिए। तो ये कैसा होता है, ये सेमी परमिएबल होता है। इसको हम प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं। ये क्या करता है, ये सेपरेट करता है साइटोप्लाज्म से और भी जितने सराउंडिंग्स के सेल्स के होते हैं उनको। अगर एनिमल्स की बात करें तो जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है वो क्या होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है वो होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। वहीं अगर प्लांट्स की बात करें, ठीक है, प्लांट्स की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग जो होती है वो क्या होती है, सेल वॉल होती है, जो कि यहाँ लिखा है, इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में एक और बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में एक थ्योरी थी, ठीक है, मतलब जो इसका स्ट्रक्चर था उसको लेके अलग अलग थ्योरीज दी जाती थी कि इसका जो लेयर है वो किसका बना होता है, ठीक है।
तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसके अकॉर्डिंग बताया गया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बाइलेयर की बनी होती है, लिक्विड बाइलेयर की बनी होती है, ठीक है, लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, ठीक है, लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, ठीक है। इसको किसने दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को, ये याद रखना, सिंगर एंड निकोलसन ने इसको दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को। तो ये सारी चीजें हुई हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ये सेमी परमेबल होता है, ठीक है। अब ये एक और चीज करता है, इसके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन करता है मॉलिक्यूल्स का। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन इसका क्या है, ये ट्रांसपोर्टेशन करता है मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन किसका करता है, मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। जितने भी मॉलिक्यूल सॉल्यूट्स है, सॉल्वेंट्स है, उनका ट्रांसपोर्टेशन करता है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसमें दो प्रोसेसेस होते हैं, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, ठीक है। अब डिफ्यूजन में क्या होता है, हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन तक मूवमेंट होता है, वहीं ऑस्मोसिस में इसका ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो ये हमारी चीजें हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। अगर प्रोटोप्लास्ट की बात करें, ठीक है, अगर बात करें प्रोटोप्लास्ट की, तो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट हमारा लिविंग मटेरियल होता है सेल का, ठीक है। सेल का जो लिविंग कंटेंट होता है, लिविंग कंटेंट ऑफ सेल इज प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। तो सेल का लिविंग कंटेंट होता है प्रोटोप्लास्ट। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, ये हमारी एनसीईआरटी में क्वेश्चन में आ सकते हैं। इट इज डिस्कवर्ड बाय परकिंजे, ठीक है, इसकी डिस्कवरी की थी परकिंजे ने। तो अब ये क्या होता है, ये है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, इसको हक्सले ने बोला था। हक्सले ने क्या बोला, हक्सले ने बोला कि ये हमारे लाइफ का फिजिकल बेसिस होता है, ठीक है। इन्होंने बोला फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, किसको बोला, प्रोटोप्लास्ट को बोला, ठीक है। अब प्रोटोप्लास्ट की बात करें तो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, अगर प्रोटोप्लास्ट में से हम न्यूक्लियस को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, अगर हमने न्यूक्लियस को निकाल दिया प्रोटोप्लास्ट से, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा साइटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लास्ट में ऐसे आज दो चीज याद रखिए, उसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है, दो चीजें होती है। अब न्यूक्लियस की बात पहले करते हैं। तो न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस हमारा दो चीजों से मिलकर बना है, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन। इसमें दो चीजें होती है, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। और साइटोप्लाज्म के बारे में अगर हम डिटेल में पढ़ें, अगर हम साइटोप्लाज्म को कंटिन्यू करें, तो साइटोप्लाज्म क्या होता है हमारे बॉडी मतलब हमारे सेल्स का, साइटोप्लाज्म क्या होता है, वो सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है, ये होता है सेमी फ्लूइड सब्सटेंस, ठीक है, सेमी फ्लूइड सब्सटेंस। ये क्या होता है, हमारा साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म हमारा सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, कॉकेलर ने, इसकी डिस्कवरी की थी कॉकेलर ने, ठीक है। अब ये क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड कंटेंट होता है, एनसीईआरटी में इसको फ्लूइड कंटेंट बोला गया है, फ्लूइड कंटेंट इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो हमारा फ्लूइड कंटेंट होता है वो होता है हमारा साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब ये इसमें ढेर सारे स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करते हैं, ठीक है। दे हैव सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है, सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है। अगर ये स्ट्रक्चर की बात करें हम अपने सेल की, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसमें जो फ्लूइड वाला स्ट्रक्चर है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा साइटोप्लाज्म, और उसके बीच में जो ये वाला स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे, ये वाला स्ट्रक्चर इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस, ठीक है। बाहर जो फ्लूइड कंटेंट है इसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। तो ये हमारा हो जाएगा साइटोप्लाज्म ऐसा। तो साइटोप्लाज्म में फ्लूइड वाले स्ट्रक्चर में ढेर सारे जो ऑर्गेनेलीज होते हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं, ठीक है। तो ये मेन एरेना होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज होती है वो हमारी साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब एक चीज बात करते हैं, हमारे सेल ऑर्गेनेलीज कौन कौन से होते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म की अगर हम बात कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं, तो साइटोप्लाज्म में हमारे कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो सेल ऑर्गेनेलीज हमारे जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं
सेल ऑर्गेनेलीज। अब ये सेल ऑर्गेनेलीज कौन कौन से होते हैं हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। उसके अलावा हमारा क्या होगा, गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी अपैरेटस। उसके अलावा क्या हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। फिर हमारा है प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स जो होता है सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो हमारा लाइजोसोम हो गया। लाइजोसोम को हम लाइजोसोम को हम क्या बोलते हैं, लाइजोसोम को हम सुसाइड बैग बोलते हैं, ठीक है। इसको हम सुसाइड बैग बोलते हैं। उसके अलावा लाइजोसोम के अलावा हमारे पास हो गया वैक्यूल। वैक्यूल जो होता है ये सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, और वैक्यूल की जो सिंगल मेम्ब्रेन होती है उसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इन सारे चीजों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और पूरी देखिएगा वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं सारे ही टॉपिक्स का डिस्कशन करने वाली हूँ, ठीक है। अभी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जो नेटवर्क की तरह होता है, लार्ज मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसमें ट्यूबल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। इट इज लार्ज लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूबल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूबल्स। ये क्या होता है, लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूबल्स। ये अगर बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। 2 टाइप्स का होता है। पहला कौन सा टाइप है हमारा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम SER बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर SER की बात करें तो ये सिंथेसिस करता है, ये सिंथेसिस करता है फैट्स एंड लिपिड्स का। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि SER किसका सिंथेसिस करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इट सिंथेसाइज लिपिड्स एंड फैट्स ये क्या करता है, लिपिड्स एंड फैट्स का सिंथेसिस करता है। वही सेकेंड टाइप की बात करें तो सेकेंड टाइप हमारा क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम RER बोलते हैं, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम RER बोलते हैं। RER क्या करता है, ये रफ क्यों होता है, ठीक है। रफ क्यों होता है, अगर हम ऐसे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखें तो ये न्यूक्लियस के चारों अराउंड ऐसा पाया जाता है, ठीक है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम इसकी बात करें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इस पे ऐसे रफली स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ठीक है। इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, ये राइबोसोम्स होते हैं। ये जो रफ अपीयरेंस होता है इसका, ये जो रफ अपीयरेंस होता है वो किसकी वजह से होता है, ये होता है राइबोसोम्स की वजह से। अब इस पे प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स, ठीक है। तो राइबोसोम्स इस पे प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से ये क्या करते हैं, ये हमेशा एक्टिव रहने वाले सेल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। RER कहाँ पे पाया जाता है, फाउंड इन ऑल एक्टिव सेल्स, ठीक है। ऑल एक्टिव सेल्स, जो भी एक्टिव सेल्स होंगी उनमें हमारा क्या पाया जाता है, RER पाया जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि ये प्रोडक्शन क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है, सिंथेसिस करता है प्रोटीन्स का, ठीक है। इट सिंथेसाइज प्रोटीन्स, ठीक है। ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा, क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका सिंथेसिस करता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका सिंथेसिस करता है, ठीक है। तो ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है। अब ये जो लिपिड्स और प्रोटीन्स बनते हैं, इनको यूज किया जाता है प्रोटीन्स के सिंथेसिस में, ठीक है, जिसको हम बायोजेनेसिस बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हम इसका फंक्शन की बात करें, ठीक है। फंक्शन की बात करें अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये क्या करता है, चैनल प्रोवाइड करता है प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इट प्रोवाइड चैनल फॉर प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, ठीक है।
ये हो गया हमारा चैनल प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्ट के लिए प्रोटीन के। उसके अलावा ये क्या करता है, साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये एक सरफेस प्रोवाइड करता है साइटोप्लाज्म को अपनी जो भी फंक्शंस होते हैं उनको बायोकेमिकल एक्टिविटीज को करने के लिए। अच्छा, एक चीज होती है कि लिवर सेल्स में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका फंक्शन क्या होता है, वो डिटॉक्सिफाई करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन लिवर सेल्स, ठीक है, लिवर हमारे जो भी वर्टिब्रेट्स में उनके लिवर सेल्स में क्या करता है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करता है, ये रिमूव करता है जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं और पॉइजन को, ठीक है। इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफाइंग डिटॉक्सिफाई मैनी पॉइजन एंड ड्रग्स। जो भी हमारे पॉइजन एंड ड्रग्स होते हैं ना, पॉइजन एंड ड्रग्स को ये क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड एंड फैट की सिंथेसिस करता है, ये याद रखना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं हमारा अभी नेक्स्ट क्या है, हमको पढ़ना है गोल्जी अपैरेटस, ठीक है। गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी अपैरेटस, ठीक है। अगर गोल्जी अपैरेटस की बात करें तो इसको सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने डिस्क्राइब किया था और उनके नाम पे ही इसका नाम पड़ा है, ठीक है। इसको डिस्क्राइब किसने किया था, कैमिलो गोल्जी ने। इनके नाम से ही इसका नाम गोल्जी अपैरेटस पड़ा है, ठीक है। ये क्या होता है, एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इनमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम वेसिकल्स बोलते हैं, ठीक है। फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको वेसिकल्स बोलते हैं, वेसिकल्स, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ऐसे आ सकता है कि कौन सी जगह होती है, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे देगा और दे देगा आपका ये क्या कहते हैं, गोल्जी अपैरेटस, ठीक है जी। तो इनमें से कहाँ पे वेसिकल्स पाए जाते हैं, तो क्या होगा, वो गोल्जी अपैरेटस में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया गोल्जी अपैरेटस, ठीक है। इसको हम वेसिकल्स जो पाए जाते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी, ठीक है, सिस्टर्नी बोलते हैं। इनको हम सिस्टर्नी बोलते हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है, अगर हम बात करें गोल्जी अपैरेटस के फंक्शन की, अगर इनके फंक्शन की बात करें तो गोल्जी अपैरेटस का फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज होता है, ठीक है। इनका मेन फंक्शन होता है स्टोरेज। ये स्टोरेज पहले तो करते हैं और ये क्या करते हैं, जो भी पैकेजिंग प्रोडक्ट्स होते हैं वेसिकल्स में उनको मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। और ये लाइसोजाइम के लाइसोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। दे इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, ठीक है। ये पॉइंट्स आप जो भी पॉइंट्स में बता रहे हैं उसको याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लाइसोसोम क्या होते हैं हमारे, ठीक है। लाइसोसोम क्या होते हैं, लाइसोसोम ये क्या होता है, लाइसोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल्स। ये हमारे सेल्स का क्या होता है, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि लाइसोसोम क्या होता है, ये क्या करता है, सिक्रीट करता है कुछ एंजाइम्स, ये डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है जो कि जो भी हमारे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो जो भी खराब वाले सेल्स होते हैं, ठीक है, वेस्ट वाले प्रोडक्ट्स होते हैं तो उनको क्या करता है, ये डाइजेस्ट करता है। तो ये क्या करता है, ये इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर which is filled with lysosome, which is filled with digestive enzymes, ठीक है। It is membrane bound sac filled, it is membrane bound sac filled with digestive enzymes, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये एंजाइम्स क्या करते हैं, ये एंजाइम्स क्या करते हैं, ये जो वेस्ट मटेरियल होता है उनका डाइजेशन करते हैं, ठीक है, उनको डाइजेस्ट कर देते हैं। अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, दे आर मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे आर सिंथेसाइज्ड बाय या फिर प्रोड्यूस्ड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, ठीक है। ये बनते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। कौन बनता है, हमारा लाइसोसोम्स, ठीक है।
तो ये हो गया हमारे लाइसोसोम के। अब इसको हम लाइसोसोम को एक और नाम से जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज सुसाइड बैग। सुसाइड बैग, अब समझ में आया सुसाइड बैग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करता है। ठीक है, अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करता है। कभी कभी क्या होता है, लाइसोसोम जो होते हैं ये इनएक्टिव हो जाते हैं या फिर बहुत ओल्ड हो जाते हैं, तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनको भी डाइजेस्ट कर लेता है, इसलिए इसको सुसाइड बैग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, वीडियो को पूरा देखिएगा, अभी आगे सारे चैप्टर्स को भी मैं डिस्कस करूंगी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है तो आउटर और इनर दो मेम्ब्रेन्स होती है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, देन इनर मेम्ब्रेन होती है। इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो पोरस होती है। अच्छा, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को पढ़ा रही हूँ तो वो सब डायग्राम्स पे ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। इसमें आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनर वाली मेम्ब्रेन जो होती है उसमें क्रिस्टे पाए जाते हैं। ये जो इनर मेम्ब्रेन में ये सारी स्ट्रक्चर्स हैं ये क्रिस्टी है। तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हो गया। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो पोरस होती है। इनर मेम्ब्रेन जो होती है, इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो डीपली फोल्डेड होती है। ठीक है, इट इज, ये हमने अभी बात ऐसे किया था ना, ये क्या होती है, डीपली फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, डीपली फोल्डेड स्ट्रक्चर्स होता है। अब ये फोल्ड्स क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, इंक्रीज सरफेस एरिया। अब हमको ये सरफेस एरिया इंक्रीज करना क्यों है, क्योंकि जो हमारे इनर मेम्ब्रेन होती है वो प्रोड्यूस करती है एटीपी। एटीपी क्या है, हमारी एनर्जी करेंसी। ये क्या है, हमारी एनर्जी करेंसी है। एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी है। वो कि प्रोड्यूस कौन करता है, इनर मेम्ब्रेन प्रोड्यूस करता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का। तो इसकी वजह से इसमें पाए जाते हैं डीपली फोल्ड, जिसको हम क्रिस्टे बोलते हैं। और ये क्या करता है, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को, ताकि एटीपी का फॉर्मेशन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन ज्यादा हो पाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक इम्पॉर्टेंट टर्म है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए, they have their own DNA and ribosomes. ठीक है, they have their own DNA and ribosomes. ठीक है, अब आपका एक काम है कि आप लोग बताएंगे कि राइबोसोम्स इनमें कौन से टाइप के पाए जाते हैं, 70S और या फिर 80S। ठीक है, कौन से राइबोसोम्स इनमें पाए जाते हैं, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन का भी सिंथेसिस करते हैं। दे में ये चीजों का यूज करके ही खुद का प्रोटीन भी सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, ये खुद का प्रोटीन भी सिंथेसाइज करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये सारी चीजें हमारी हो गई माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक बार फिर से देख लीजिए, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, आउटर मेम्ब्रेन पोरस होता है, इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड होता है जिसको हम क्रिस्टे बोलते हैं। क्रिस्टे क्या करता है, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। और इंक्रीज सरफेस एरिया इसलिए करता है क्योंकि ये एटीपी प्रोडक्शन में यूज होता है। एटीपी हमारी एनर्जी करेंसी होती है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको स्टार कर लीजिए। एनर्जी करेंसी कौन सी होती है, तो एटीपी होती है। ठीक है, अब इनके पास इनका खुद का डीएनए होता है। ये प्रीवियस क्वेश्चन में पूछ चुका है कि कौन कौन से ऑर्गेनेलीज होता है जिनके पास उनका खुद का डीएनए होता है। ये हमारा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है और प्लास्टिड्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अभी प्लास्टिड्स के बारे में। नेक्स्ट हमारा प्लास्टिड्स। ठीक है, अगर प्लास्टिड्स की बात करें तो प्लास्टिड्स भी हमारा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। प्लास्टिड्स भी हमारा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, जिसके पास भी खुद का, इसके पास भी खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। ठीक है, प्लास्टिड्स हमारे सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, सिर्फ प्लांट सेल्स में इसलिए पाए जाते हैं कि प्लास्टिड्स क्योंकि कलर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और ये हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स जो होते हैं ये प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड्स की बात करें तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, डबल
मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें खुद का डीएनए एंड राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर प्लास्टिड्स की बात करें तो प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। ठीक है, ओनली फाउंड इन प्लांट सेल्स। उसके अलावा अगर प्लास्टिड्स के बारे में बात करें तो प्लास्टिड्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, मेजरली 3 टाइप्स के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, जिसको हमको सबको पता है प्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, देन उसके बाद हमारा क्या है, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, इसमें होता है क्लोरोफिल की वजह से जो प्लांट्स के जो पत्ते और ये सारी चीजें होती है वो ग्रीन होती है। ठीक है, तो वो क्लोरोफिल की वजह से होती है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, कलर्ड होता है, जैसे रेड येलो ये सारे कलर्स प्रोवाइड करता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ये कलरलेस होता है। ठीक है, ये हमारे रूट्स में पाया जाता है मेजरली, क्योंकि रूट्स को कलर की जरूरत नहीं होती है। अब जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये स्टोरेज में भी हेल्प करते हैं, ये स्टोर करते हैं फैट्स को, ऑयल्स को एंड प्रोटीन्स को। ठीक है, जो प्रोटीन्स को स्टोर करने वाले ल्यूकोप्लास्ट होते हैं उनको एल्यूरोप्लास्ट बोलते हैं, एल्यूरोप्लास्ट। ये हमारा पीवाईक्यू में आ चुका है। एल्यूरोप्लास्ट क्या होता है, तो एल्यूरोप्लास्ट क्या होता है, हमारे प्रोटीन का स्टोरेज करने वाला प्लास्टिड होता है। ठीक है, जिसको हम ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया प्लास्टिड्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम देखेंगे वैक्यूल। वैक्यूल का मेजर जो मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन इसका क्या होता है, स्टोरेज। ठीक है, मेन फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज होता है वैक्यूल का। तो ये क्या करता है, स्टोरेज करता है लिक्विड्स और सॉलिड कंटेंट का। एनिमल्स में जो वैक्यूल होते हैं, अगर एनिमल्स की बात करें तो जो वैक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल साइज होते हैं। ठीक है, वहीं अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जो वैक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो लार्जर इन साइज होते हैं। ठीक है, लार्ज साइज होते हैं प्लांट्स के वैक्यूल। ठीक है, प्लांट्स में जो वैक्यूल होते हैं उनमें सैप भरा होता है, उसमें सेल सैप होता है। प्लांट्स के जो वैक्यूल होते हैं उनमें होता है सेल सैप। ठीक है, सेल सैप होता है। ये सेल सैप क्या करता है, टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, मान लीजिए हमने ऐसा स्ट्रक्चर देखा सेल का, बीच में न्यूक्लियस होगा, तो प्लांट पे आपने देखा होगा समथिंग ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं वैक्यूल। ठीक है, ये हमारा क्या है, वैक्यूल है। वैक्यूल में क्या होता है, सेल सैप होता है। ठीक है, ऐसा 2 अगर वैक्यूल है हमारे प्लांट में तो ये पूरे सेल को क्या प्रोवाइड करेगा, टर्जिडिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ताकि सपोर्ट मिल सके। ये प्रोवाइड करता है रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी टू द प्लांट्स, टर्जिडिटी टू प्लांट्स। ठीक है, ये प्रोवाइड करता है टर्जिडिटी। और वैक्यूल मेनली स्टोर करता है अमीनो एसिड्स का स्टोरेज करता है, प्रोटीन्स का स्टोरेज करता है, उसके अलावा ये शुगर्स का स्टोरेज करता है। ये मेजर जो फंक्शन होता है, जो मेन फंक्शन होता है वैक्यूल का, वो स्टोरेज होता है। बट जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर बात करें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो उनमें जो ये वैक्यूल होता है, हमारा एक एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा में जो वैक्यूल होता है ये फूड वैक्यूल के तरीके से यूज होता है, ये फूड को इनगल्फ करने में हेल्प करता है, फूड वैक्यूल पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि अमीबा में कौन सा वैक्यूल पाया जाता है। ठीक है, या फिर फूड वैक्यूल कौन से ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, तो पाया जाता है हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, अब कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें ये जो वैक्यूल होता है वो क्या करता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये वेस्ट को एक्सक्रीट करने में हेल्प होता है, वेस्ट का एक्सक्रीशन करता है। वेस्ट का एक्सक्रीशन करता है, कौन करता है, वो करता है हमारा वैक्यूल, किसमें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो ये सारी चीजें हमारे रही। सेल ऑर्गेनेलिस कितने होते हैं, उसके बाद हमको थोड़ा सा न्यूक्लियस के बारे में देखना है। न्यूक्लियस कितना मतलब न्यूक्लियस के बारे में क्या क्या चीजें होती हैं, फिर हमारा ये सेल चैप्टर हो जाएगा खत्म। फिर हम अपने आएंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ, लेकिन हमको सारी चीज़ों को डिस्कस करना है, इसलिए थोड़ा सा, अगर आपको चाहिए कि स्पीड थोड़ी कम करके करो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में ध्यान दूंगी। न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी थी, इट इज़
discovered by it is discovered by रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। उसके अलावा जो न्यूक्लियस है उसको हम हेडक्वार्टर ऑफ सेल बोलते हैं, इसको हम हेडक्वार्टर ऑफ सेल भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेडक्वार्टर ऑफ सेल। हेडक्वार्टर ऑफ सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सारे फंक्शंस को कंट्रोल करके रखता है कौन, न्यूक्लियस। ठीक है, अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दो टाइप के हमारे सेल्स होते हैं। ठीक है, अब हम दो टाइप के सेल्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके पहले अगर न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस जो होता है उसमें हमारी तीन चीजें होती हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, सेकेंड होता है न्यूक्लियोलस, उसके अलावा थर्ड होता है हमारा क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन जो होता है यही ये क्या करता है, कंडेंस फॉर्म में हो जाता है जब डिवीजन होना होता है। क्रोमेटिन ही डिवीजन के टाइम पे कंडेंस हो जाता है और ये फॉर्म कर लेता है क्रोमोसोम का। ठीक है, अब हमारे क्रोमोसोम्स क्या होता है, क्रोमोसोम्स में हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए होता है। ठीक है, आरएनए और डीएनए प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम्स क्या होता है, ये हमारा हेरिडेटरी मटेरियल होता है। हेरिडिटी मतलब हमारे जो भी कैरेक्टर्स है उनको कैरी करता है। ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ सेल्स की बात करें। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेल्स की बात करें तो सेल्स के हमारे दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, ऐसे हम देख लेते हैं। हमारे एक होते हैं प्रोकैरियोट्स और एक हमारे होते हैं यूकैरियोट्स। तो अभी तक जितने हमने सारी चीजें पढ़ी वो हमारी थी यूकैरियोट्स के। तो प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं भैया, इनका भी पता होना चाहिए। प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनके पास एक डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, इनके पास क्या होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। दे हैव प्रिमिटिव न्यूक्लियस। पहले तो इनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। इस प्रिमिटिव न्यूक्लियस को हम कहते क्या है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ये याद रखना, ये पीवाईक्यूज में भी पूछा है कि जो प्रोकैरियोट्स के न्यूक्लियस है उनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, इनको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, इनके जो साइटोप्लाज्म होते हैं, इनके जो साइटोप्लाज्म में होते हैं उनमें कोई ऑर्गेनेलीज नहीं पाए जाते। ठीक है, सेल बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं किसमें, हमारे प्रोकैरियोट्स में। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ सेल्स भी हो गए। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से आ जाते हैं, हमारे सेल्स के साइज से। ठीक है, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, ऐसे। तो ऐसा हमारा सबसे पहला हम देखते हैं, सबसे पहले हमारा स्मॉलेस्ट सेल की बात करें, स्मॉलेस्ट सेल की बात करें। सेकंड क्या है, लार्जेस्ट सेल की बात करें, लार्जेस्ट सेल की बात करें। उसके अलावा हम बात करें लॉन्गेस्ट सेल की। ठीक है, उसके अलावा हम अगर बात करें लॉन्गेस्ट सेल की, लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है हमारा, अगर आपको पता है तो आप बता दीजिए। थर्ड हमारा क्या है, लॉन्गेस्ट सेल। ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल। उसके अलावा हमारा क्या होता है, अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट सेल या फिर स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन में, आपको ये भी पता है तो आप बताइएगा, या फिर मैं भी बताती हूँ। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन, ये क्या होता है, ह्यूमन बीइंग में लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है, ये चीज। ठीक है, अगर स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो हमारा माइकोप्लाज्मा का होता है। ये हमारा माइकोप्लाज्मा होता है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा को हम पीपीएलओ भी बोलते हैं, इसको हम पीपीएलओ भी बोलते हैं, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये हमारा क्या होता है, स्मॉलेस्ट सेल इसका होता है पीपीएलओ का। ठीक है, उसके बाद अगर लार्जेस्ट सेल की बात करें तो ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, ऑस्ट्रिच एग जो होता है वो क्या होता है, वो लार्जेस्ट सेल होता है। उसके अलावा लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो हमारी जो नर्व सेल्स होती हैं, ठीक है, जो हमारी नर्व सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। ठीक है, हम न्यूरॉन्स को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट को।
देन उसके बाद हमारा क्या है, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन में बात करें तो जो लॉन्गेस्ट सेल होता है वो भी न्यूरॉन ही होता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे टॉपिक्स हो गए खत्म। अभी सेल का टॉपिक हमारे लिए इतना ही था। सेल के टॉपिक से अभी जितने भी क्वेश्चन आएंगे आई होप उससे सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है थोड़ा सा ये सेल डिवीजन को देखेंगे। सेल डिवीजन बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, वैसे तो बहुत ज़्यादा है, बट थोड़ा सा ही सेल डिवीजन को पढ़ेंगे। सेल डिवीजन की अगर बात करें तो सेल डिवीजन हमारा मेनली जो होता है वो दो टाइप्स का होता है, ठीक है। सेल डिवीजन, अगर सेल डिवीजन की बात करें तो सेल डिवीजन में एक ऐसा साइकिल अगर हम बनाएं तो सेल डिवीजन में जो मोस्ट ऑफ द टाइम होता है ना वो क्या होता है, वो प्रिपरेटरी फेज होता है। ये होता है प्रिपरेटरी फेज, दो फेजेस होती हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, ये होता है हमारा डिवीजन फेज। डिवीजन फेज, अब प्रिपरेटरी फेज की बात करें तो प्रिपरेटरी फेज में हमारे तीन फेजेस आते हैं, G1, S और G2, ठीक है। और अगर डिवीजन फेज की बात करें तो ये हमारा क्या होता है, सिर्फ M फेज। अब M फेज हमारा क्या होता है, ये डिवीजन फेज होता है। और G1, S और G2 ये हमारे प्रिपरेटरी फेजेस। प्रिपरेटरी फेज क्या होता है, सेल को डिवीजन से पहले खुद को प्रिपेयर करना होता है, तो वो हमारे प्रिपरेटरी फेजेस होते हैं। एक ये चीज इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, वैसे तो इसको डिस्कस नहीं करते हैं डिटेल में, बट स्टिल जो डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन अगर कभी क्वेश्चन में पूछ ले, वो कहाँ पे होता है, हमारा एस फेज में होता है, ठीक है। अगर हम फिर बात करें एम फेज की, एम फेज की बात करें तो ये हमारा क्या है, ये डिविजनल फेज है। एम फेज हमारा दो तरीके का हो सकता है, माइटोसिस या फिर मियोसिस। माइटोसिस भी हो सकता है या फिर ये हो सकता है मियोसिस, ठीक है। माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में एक सेल डिवाइड करता है, दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर पेरेंट सेल का n है तो जो डॉटर सेल्स होंगे उनका n ही होगा, तो इसमें जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो सेम रहते हैं, आइडेंटिकल रहते हैं। वही जब मियोसिस की बात करें तो मियोसिस दो केसेस में होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड, ठीक है। मान लीजिए एक सेल है वो डिवाइड की तो ये दो सेल्स का फॉर्मेशन करेगा, ये हमारा क्या हो गया, मियोसिस फर्स्ट। फिर ये दोनों अगेन डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये दोनों अगेन डिवाइड करेंगे और फॉर्मेशन करेंगे एन 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 एन, ठीक है। अब ये जो पेरेंट सेल थी, पेरेंट सेल का यहाँ पे क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर, इसमें पेरेंट सेल का क्रोमोसोम नंबर 2n होगा। तो मियोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज हाफ, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम जो होता है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। ये सिर्फ क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा होता है जिसमें से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, तो वो क्या होता है, मियोसिस होता है, ठीक है। हमारा ये पहला टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक अपना देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम की, वेट अ सेकंड, हम बात देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम को बहुत डिटेल में तो नहीं पढ़ना है, बट हाँ जितने हमको पढ़ना है उसको हम डिस्कस कर लेंगे। इसको जरा सेट कर दो। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, ये हमारा है सेकेंड टॉपिक। अब प्लांट्स को बात करें, प्लांट्स को, तो प्लांट्स को डिवाइड किया गया है दो मेजर फॉर्म्स में, ठीक है। दो मेजर फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है, किस पे, सीड के बेस पे, ठीक है। सबसे पहले है हमारा क्रिप्टोगैम्स और दूसरा हमारा क्या, कौन से हैं, फेनेरोगैम्स, ठीक है। फेनेरोगैम्स, ठीक है। इसका क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स क्या होते हैं, ये सीडलेस प्लांट्स होते हैं, सीडलेस प्लांट्स, ठीक है। जबकि जो फेनेरोग्राम्स होते हैं, गैम्स होते हैं, वो क्या होते हैं, इनमें सीड वाले प्लांट्स होते हैं, ये सीड वाले प्लांट्स होते हैं। अब क्रिप्टोगैम्स की बात करें तो क्रिप्टोगैम्स जो होता है ये अगेन तीन टाइप में डिवाइडेड होता है, ठीक है। ये अगेन तीन टाइप में डिवाइडेड होता है।
कौन कौन से है वो 3 टाइप्स हमारे, ठीक है। ये 3 अलग अलग पार्ट्स में अगेन डिवाइडेड होता है, ठीक है। अब ये पार्ट्स हमारे कौन कौन से हैं, सबसे पहले हमारा है थैलोफाइटा, उसके बाद क्या है ब्रायोफाइटा, देन उसके बाद हमारा क्या है थर्ड हमारा है टेरिडोफाइटा, ठीक है। इसको हम बाद में लिखेंगे, लिख लेते हैं टेरिडोफाइटा। अभी हम थैलोफाइटा की बात करते हैं। अगर थैलोफाइटा के बारे में बात करें तो थैलोफाइटा क्या होता है, ये हमारे मेंबर ऑफ एल्गी को बोला जाता है। जितने हमारे एल्गी के मेंबर्स हैं, ठीक है, एल्गी जितने भी हैं हमारे, वो क्या होते हैं हमारे थैलोफाइटा में आते हैं, ठीक है। अब थैलोफाइटा क्या होते हैं, जिनमें जो प्लांट बॉडी होती है, जो प्लांट बॉडी है वो डिफरेंशिएटेड नहीं होती है रूट स्टेम और लीव्स में। रूट स्टेम एंड लीव्स में जो होती है वो डिफरेंशिएटेड नहीं होती है, कौन प्लांट बॉडी। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इनकी प्लांट बॉडी को क्या बोलते हैं, इनकी प्लांट बॉडी को हम बोलते हैं थैलस। ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो थैलोफाइटा होता है या फिर जो एल्गी होती है उनमें प्लांट बॉडी को क्या बोलते हैं, उनको हम थैलस बोलते हैं। या फिर क्वेश्चन ये हो जाता है कि जो थैलोफाइटा होते हैं क्या उनमें प्लांट बॉडी रूट स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड होती है, तो उनमें रूट स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड नहीं होती है। तो ये हमारे हो गए एल्गी। अगर एल्गी के एग्जाम्पल्स की बात करें कुछ, तो वो हमारा आ गया स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो गया कारा, उसके अलावा हमारा यूलोथ्रिक्स, उसके अलावा हमारा नॉस्टॉक, एनाबिना। ऐसे हमारे ये सारे हो गए एल्गी के मेंबर। नेक्स्ट हम बात करें अगर ब्रायोफाइटा की, बात करें हम ब्रायोफाइटा की, तो ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, इनको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल प्लस वाटर दोनों जगह, ये जहाँ पे रहते हैं उनको पानी की जरूरत होती है, ये जहाँ पे भी पानी के पास वाले एरिया में होते हैं तो इनको वाटर मस्ट होता है, ठीक है। वाटरी प्लेस में होते हैं प्लस टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन, जमीन और पानी दोनों जगह इनको चाहिए। क्यों वाटर क्यों नीड है, वाटर की इनको जरूरत होती है फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के लिए इनको वाटर मस्ट होता है ब्रायोफाइट्स में। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि कौन सा मेंबर है प्लांट्स का जिनके लिए वाटर मस्ट होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो वो होता है हमारा ब्रायोफाइटा, ठीक है। अब ब्रायोफाइटा में जो प्लांट बॉडी होती है, इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, प्लांट बॉडी में हमारे लीव्स और स्टेम्स तो होते हैं, ठीक है। लीफ एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफ एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, बट जो रूट्स होते हैं वो नहीं प्रेजेंट होते हैं। रूट्स की जगह पे इन पे पाए जाते हैं राइजोइड्स, ठीक है। ये टर्म्स याद रखिएगा, राइजोइड्स। राइजोइड्स का कहाँ पे पाए जाते हैं, ब्रायोफाइट्स में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से प्लांट्स है जिनमें राइजोइड्स पाए जाते हैं, तो वो हमारे ब्रायोफाइट्स में पाए जाते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें ब्रायोफाइट्स के, ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो रिक्सिया आ गया हमारा, रिक्सिया, मार्केंशिया, मार्केंशिया, और फिर उसके अलावा हमारा फ्यूनेरिया, ये सारे हमारे कौन से हैं, ये हमारे ब्रायोफाइट्स हैं। इनमें क्या होता है, इनमें सीड का प्रोडक्शन नहीं होता, ये याद रखिएगा। और इनके फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर मस्ट होता है, ठीक है। और ये नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, ठीक है। हमारे एल्गी प्लस ब्रायोफाइट्स, ठीक है, ये दोनों ही नॉन वेस्कुलर होते हैं। इनमें वेस्कुलर बंडल्स जो कि जाइलम और फाइलम होता है, जाइलम और फ्लोएम होता है, वो एब्सेंट होता है। दीज आर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, नॉन मस्कुलर प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें टेरिडोफाइट्स की, इनको हम फॉर्न भी बोलते हैं जनरली। अगर हम बात करें टेरिडोफाइटा की, तो टेरिडोफाइटा क्या होते हैं, इनको हम फॉर्न भी बोलते हैं। ये हमारे फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स, ठीक है, ये हमारे फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स थे, ठीक है। और इनके लिए क्या होता है, जो रूट स्टेम और लीव्स होते हैं वो क्लियरली डिफ्रेंशिएटेड होता है ना, रूट स्टेम एंड लीव्स जो होते हैं वो क्लियरली डिफरेंशिएटेड होते हैं। इनमें जो सीड्स होते हैं उनका प्रोडक्शन नहीं होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हमारे क्या हो गया, फर्न हो गया पहला, तो फर्न हो गया, उसके अलावा हमारा सिलेजनेला,
फ्लैजिनेला और उसके अलावा हमारा मार्सिलिया। ठीक है, ये सारे हमारे टेरिडोफाइटिक प्लांट्स हैं। ये फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट है। ठीक है, या फिर ये पूछ लेगा क्वेश्चन में, या फिर कौन पूछेगा कि कौन से प्लांट्स है जिनमें सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम पाया गया, तो वो हमारे टेरिडोफाइट्स है। ठीक है, मैं क्वेश्चन में बता देती हूँ किधर से आ सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा क्या है, हमारे ये क्रिप्टोगैम्स हो गया। अब उसके बाद अगर हम बात करें फेनेरोगैम्स की, फेनेरोगैम्स के बारे में देखेंगे तो फेनेरोगैम्स क्या होते हैं हमारे, इनमें जिम्नोस्पर्म आता है सबसे पहले, जिम्नोस्पर्म आते हैं। अब जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, ये हमारे नेकेड सीड प्लांट होते हैं, नेकेड सीड प्लांट। क्योंकि नेकेड सीड प्लांट्स के क्यों होते हैं, क्योंकि जो इनका सीड होता है ना, उसके चारों तरफ कोई कवरिंग नहीं होती, उसके चारों तरफ फ्रूट की लेयर नहीं प्रेजेंट होती है, तो इनको हम नेकेड सीड प्लांट्स भी बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स को। जिम्नोस्पर्म्स में जो वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी पाई जाती है, इनमें प्लांट बॉडी जो होगी वो वेल डिफरेंशिएटेड होगी, वेल डिफरेंशिएटेड किसमें, रूट स्टेम एंड लीफ में, रूट स्टेम एंड लीव्स में। आपने इसका प्लांट देखा होगा, एक वो क्या कहते हैं, साइकस का प्लांट, आपने साइकस का प्लांट बहुत देखा होगा, साइकस पाइनस का, तो वो हमारे क्या है, वो हमारे जिम्नोस्पर्म्स हैं, साइकस एंड पाइनस, ये हमारे जिम्नोस्पर्म्स हैं। अब जिम्नोस्पर्म्स में एक क्वेश्चन आ जाता है कि पॉलिनेशन कैसे होता है, इनमें क्या होता है, पॉलिनेशन कैसे होता है, इनमें जो पॉलिनेशन होता है वो बाय विंड होता है, बाय विंड, विंड के थ्रू इनमें होता है पॉलिनेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म को हम फ्लावरिंग प्लांट्स, जो मेन हमारे रियल प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर्स होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म्स होते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। इनमें क्या जो होता है, जो सीड्स होता है वो इनक्लोज होता है फ्रूट में, तो इनमें जो सीड कोट होता है वो प्रेजेंट होता है, सीड कोट, सीड कोट प्रेजेंट या फिर फाउंड। अब सीड कोट पाए जाते हैं, तो वो सीड कोट होता क्या है, सीड कोट होता है हमारा फ्रूट। तो जो सीड होता है वो मान लीजिए ऐसा फ्रूट है, तो ये हमारा जो होगा ये फ्रूट होगा, एडिबल पार्ट, उसके अंदर होगा क्या, सीड। ठीक है, जैसे मैंगोज में होता है। तो ये हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हो गए। अब एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो ये दो पार्ट्स में अगेन डिवाइड होते हैं, जिसको बहुत ज्यादा नहीं डिटेल में देखना है, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। मोनोकॉट का एक चीज अच्छा है, मतलब इम्पोर्टेंट है, कि मोनोकॉट्स के जो लीव्स होते हैं वो पैरेलल वेनेशन में पाए जाते हैं, पैरेलल वेनेशन में पाया जाता है। वहीं अगर डाइकॉट की लीव्स है तो इनमें क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन। बताते हैं क्या होता है रेटिकुलेट वेनेशन। देखो लीव्स क्या होती है, ऐसी कुछ होती है ना, हम दो लीव्स बना देते हैं। अगर वो मोनोकॉट लीव्स हैं तो उनमें क्या होगा, वेन्स जो पाई जाती हैं ऐसी सीधे सीधे। ठीक है, जैसे हमने वीट के प्लांट में देखा है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, वीट। अगर वहीं डाइकॉट की बात करें तो जितने हमारे पल्सेस और ये सारी चीजें हैं वो हमारे डाइकॉट्स में आते हैं। तो ये हो गया हमारा रेटिकुलेट वेनेशन। तो ये हमारा सेकेंड टॉपिक भी खत्म हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। थर्ड हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, अगर प्लांट्स में न्यूट्रिशन की बात करें तो मेजरली जो मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जो मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, वो होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। जो होता है वो क्या होता है, ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक। अब ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से बना रहा है, और वो होता है ऑटोट्रोपिक। ऑटो मतलब सेल्फ, ठीक है, ऑटो मीन्स सेल्फ। ठीक है, वो खुद से बना रहा है तो वो हो गया हमारा ऑटोट्रोपिक। अगर वही ऑटोट्रोपिक बात की करें न्यूट्रिशन की प्लांट्स में, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। प्लांट जो होते हैं वो अपना फूड फोटोसिंथेसिस के हेल्प से बनाते हैं। ठीक है, अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें, अगर एक डायग्राम से, तो क्या होता है, सनलाइट होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट की जो लीव्स होती है इनमें होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल से ये अपनी लाइट को, ये लाइट को अब्जॉर्ब करती है। ठीक है, और ये लाइट को अब्जॉर्ब करके यूज करती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का, और ये फॉर्मेशन करती है फूड का। और वो फूड क्या होता है, वो होता है फूड ग्लूकोज। ठीक है, तो ये मतलब एक ओवरव्यू है हमारे फोटोसिंथेसिस का।
ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो मेन प्रिकर्सर होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, उसके लिए जो मेन सोर्सेज चाहिए होता है जिनसे फोटोसिंथेसिस अकर होता है वो। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है, इसमें सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को कन्वर्ट कर दिया जाता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। ठीक है, ये हमारी फोटोसिंथेसिस। अब सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से यूज हो रहे हैं इसमें, इसमें यूज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, फिर ये बना किसका फॉर्मेशन किसका कर रहा है, ये फॉर्मेशन कर रहा है C6H12O6 विच इज ग्लूकोज। ठीक है, ये हमारा है ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा है। उसके अलावा इसमें एक बाय प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, ये बाय प्रोडक्ट क्या होता है, ऑक्सीजन O2। ठीक है, तो ये हमारा बाय प्रोडक्ट होता है, 6CO2 और 6H2 यूज होता है। तो ये हमारे हो गए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस। अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें, फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस दो स्टेप्स में होता है। ठीक है, उसके दो अलग अलग स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को हम जेड स्कीम भी बोलते हैं क्योंकि इसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, बट हमको अभी यहाँ डिटेल में नहीं पढ़ना है, तो इसको हम जेड स्कीम भी बोलते हैं। ठीक है, लाइट रिएक्शन को हम जेड स्कीम भी बोलते हैं। लाइट रिएक्शन नाम से समझ में आ रहा है कि लाइट की प्रेजेंस में होगा, और ये होता कहाँ पे, इट इज अकरिंग इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में होता है, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। अब लाइट रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली इसमें वाटर का यूज किया जाता है। ठीक है, वाटर का यूज किया जाता है, वाटर का यूज करके जो क्लोरोफिल होता है, ठीक है, क्लोरोफिल CHL में, क्लोरोफिल जो लाइट होती है उसको अब्सॉर्ब करती है और फोटोलिसिस कॉज करती है। फोटोलिसिस मीन्स वाटर का ब्रेकडाउन। ठीक है, ये क्या करती है, फोटोलिसिस करती है। फोटोलिसिस में क्या होता है, वाटर का ब्रेकडाउन हो जाता है, तो वाटर कन्वर्ट हो जाता है एक बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन में। इसमें क्या होता है, इसमें बनता है हाइड्रोजन, इसमें बनता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस O2। ठीक है, O2 इसमें क्या होता है, ये बाय प्रोडक्ट होता है लाइट रिएक्शन में। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन है इसका फर्दर यूज किया जाता है हमारे सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, डार्क रिएक्शन। इसको हम हिल रिएक्शन भी बोलते हैं, हिल रिएक्शन भी बोलते हैं, या फिर कैल्विन साइकिल, कैल्विन साइकिल। ठीक है, इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है, बट जो ये हाइड्रोजन बना हुआ है ना, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेगा। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा, इट रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कन्वर्ट किस में कर देगा, ये कन्वर्ट कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करके C6H12O6। तो ये एक ओवरव्यू है, ऐसे हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलती है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ जाता है कि क्या डार्क रिएक्शन के लिए लाइट इंपॉर्टेंट है, बिना लाइट के क्या डार्क रिएक्शन पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि जब तक लाइट रिएक्शन नहीं होगा, हमको ये हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, तब तक हम ये प्रोसेस कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, फोटोसिंथेसिस के टाइप्स ऑफ, मतलब कौन से रिएक्शन हो रहे हैं। ठीक है, अब अगर बात करें रॉ मटेरियल के, क्वेश्चन में आ जाता है रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज हुए हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा CO2 यूज हुआ है, सेकेंड हमारा क्या यूज हुआ है, वाटर यूज हुआ है, थर्ड हमारा सनलाइट यूज हुआ है, उसके अलावा हमारा फोर्थ क्या है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ये सारी चीजें यूज है। CO2 क्या करता है, ये स्टोमेटा के थ्रू अब्सॉर्ब किया जाता है। CO2 आता कैसे है, स्टोमेटा के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू क्या किया जाता है, अब्सॉर्ब किया जाता है। स्टोमेटा कहाँ से प्रेजेंट होते हैं, ये जो हमारी लीफ की सेल्स होती है उसकी जो आउटर लेयर होती है ना, यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, इनको हम स्टोमेटा कहते हैं। ये ओपनिंग्स होती है, इससे क्या करते हैं, CO2 का अब्जॉर्प्शन करते हैं। वाटर कहाँ से मिलता है, ये मिलता है सॉइल से। ठीक है, सॉइल एंड रूट से, रूट क्या करते हैं, वाटर का अब्जॉर्प्शन करता है। सनलाइट तो सन दे रही है, देन क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को अब्सॉर्ब करता है। क्लोरोफिल हमारा क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है जो कैप्चर करता है सनलाइट को। तो ये हमारा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। अगर हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली वीडियोस आपको हेल्पफुल रहे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो पैरासिटिक होता है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स में हो रहा है, तो ये क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं किसी अदर लिविंग प्लांट से, ठीक है। तो ये हमारा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आ गया। इसका एग्जांपल बात करें तो कैस्कुटा होता है। बस ये एग्जांपल याद रखना कि कैस्कुटा में पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। सेकेंड बात करें तो इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से होते हैं, जो इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं, जो अपना न्यूट्रिशन इंसेक्ट से लेते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, ऐसे ओपन करते हैं अपने ट्रैप को, तो यहाँ पे जब भी इंसेक्ट आए तो इसको बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन लेते हैं, क्योंकि जो इंसेक्ट्स होती हैं उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मेनली नाइट्रोजनस प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये क्या होता है, ये क्या करता है, ट्रैप कर लेता है, ठीक है, ट्रैप करता है इंसेक्ट को और डाइजेस्ट करता है। इसका एग्जाम्पल बात करें तो पिचर प्लांट हो गया, पिचर प्लांट हो गया, और विनस फ्लाई ट्रैप, विनस फ्लाई ट्रैप, ये हमारे दो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं। थर्ड अगर बात करें तो थर्ड हमारा सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक। अब सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, हमने ये न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में एकदम डिटेल में डिस्कस किया है। न्यूट्रिशन सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे रिलाई करता है अपने फूड के लिए। तो इसका एग्जांपल क्या है हमारा, मशरूम। मशरूम तो एक हमारा फंजाई है, ये हमारे फंगस है जो कि डिपेंड करता है डेड एंड डिकेइंग मैटर पे। उसके अलावा हमारा फोर्थ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन देखा है तो सिम्बायोटिक होता है। सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबसे अच्छा होता है क्योंकि इसमें म्यूचुअलिज्म होता है, मतलब ये दोनों खुद को क्या करते हैं, सिम्बायोसिस से एक दूसरे को हेल्प करते हैं, दो अगर चीजें साथ में है। तो इसका एक मेजर एग्जांपल है लाइकेन। लाइकेन में क्या होता है, एल्गी प्लस फंजाई का सिम्बायोसिस होता है, ठीक है, ये चीज हो गई। अब लाइकेन से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स हैं, उनको भी याद रखना। जो हमारा लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर होता है वो लाइकेन का बना होता है। और हमारे जो लाइकेन्स होते हैं ये पॉल्यूटेंट इंडिकेटर्स होते हैं, जहाँ पे SO2 का अमाउंट ज्यादा रहेगा वहाँ पे लाइकेन्स ग्रो नहीं करते हैं। तो ये सारे हमारे सिम्बायोटिक। अब सिम्बायोटिक का एक और एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, राइजोबियम। राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया इसके अंदर रहता है, ये रखता है रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, रूट नोड्यूल्स ऑफ ये राइजोबियम क्या करता है, ये रूट नोड्यूल में रहता है इसके लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं हमारे उनके। ये हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और चीज की, मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे न्यूट्रिएंट्स कौन से कितने टाइप के होते हैं उनकी बात करते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है, माइक्रो एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जिनकी रिक्वायरमेंट लार्ज अमाउंट में होती है वो हमारे मैक्रो होते हैं। वही माइक्रो वाले कौन से होते हैं, जिनकी स्मॉल अमाउंट में, ठीक है, स्मॉल अमाउंट नीड होती है, तो वो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। इनका नाम याद रखना, एग्जाम्पल जैसे हमारा आयरन हो गया, और मैंगनीज हो गया, और जिंक हो गया, उसके अलावा हमारे कॉपर हो गया, फिर मोलिब्डेनम हो गया, और हमारा क्लोरीन हो गया, ठीक है। उसके अलावा सिर्फ बोरॉन। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, जितने सेकंड लीटर 2 लीटर्स वाले होते हैं वो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसके अलावा जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, और उसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे हमारे क्या हैं, ये हमारे क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। तो ये हमारा न्यूट्रिशन वाला टॉपिक भी खत्म हो गया है, जिससे क्वेश्चन आ सकते थे आपके, ठीक है। अब एक चीज मैं सजेस्ट करूंगी कि आप न्यूट्रिएंट्स को एकदम डिटेल में पढ़ लीजिए, कौन से किसके डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज कॉज होती है, हो सकता है उससे क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को डिस्कस करने से पहले हम समझेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस थी उसमें CO2 प्लस H2O का यूज होके क्या बना था, C6H12O6 बना था, प्लस O2 रिलीज हुआ था। O2 क्या था, बाय प्रोडक्ट था।
अब रेस्पिरेशन में ही ये वाले ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है? ये वाला ऑक्सीजन यूज किया जाता है और ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किया जाता है। ऐसे समझ लो कि इस प्रोसेस को हमने रिवर्स कर दिया। तो इस चीज के लिए हमको रेस्पिरेशन करवाना है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो एक बायोकेमिकल रेस्पिरेशन, एक हमारा बायोकेमिकल प्रोसेस है। ये टर्म याद रखना, बायोकेमिकल प्रोसेस वाला। ठीक है, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो उसमें क्या होता है, इसमें होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, ये क्या करता है, ये ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन इसमें होता है और ग्लूकोज। अब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो क्या रिलीज करता है? टू रिलीज एनर्जी। ये रिलीज करता है एनर्जी। हमारी एनर्जी की करेंसी क्या है? एटीपी है। ठीक है, अब रेस्पिरेशन की बात करें तो ये दिन और रात दोनों टाइम पे होता है, जबकि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो सिर्फ डे के टाइम पे होता है, जब लाइट प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये डे एंड नाइट दोनों टाइम पे होता है हमारा रेस्पिरेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का यूज करके ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किया जाता है और एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन किया जाता है। तो ये हमारे रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। अब एक ऐसे ओवरव्यू लिखें, मतलब इसका स्ट्रक्चर। तो C6H12O6 ये हमारा ग्लूकोज है। इसने रिएक्शन किया ऑक्सीजन से और इसने फॉर्मेशन क्या किया? इसने फॉर्मेशन किया CO2 प्लस H2O का। ठीक है, ये हमारे सिर्फ बाई प्रोडक्ट्स हैं। हमको मेजरली चाहिए क्या? इसमें हमको चाहिए एनर्जी। ठीक है, और ये एनर्जी कितनी बनेगी उससे हमसे मतलब है। ठीक है, ये एनर्जी क्या है? एटीपी है। तो ये हमारा एक प्रोसेस है रेस्पिरेशन का। CO2 और H2 अगर क्वेश्चन में आ जाए कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में CO2 और H2O क्या मेन प्रोडक्ट होता है? नहीं, ये क्या होते हैं? हमारे बाई प्रोडक्ट होते हैं। ये चीज याद रखिएगा कि CO2 और H2O रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हमारे क्या होते हैं? बाई प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, अगर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें, सबसे पहले होता क्या है रेस्पिरेशन में? रेस्पिरेशन में होता है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज क्या होता है? हमारा 6 कार्बन कंपाउंड। अब इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है 3 कार्बन कंपाउंड पायरुवेट में। इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है पायरुवेट में, इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है पायरुवेट। पायरुवेट क्या होता है? हमारा 3 कार्बन कंपाउंड। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ये हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस। तो ब्रेकडाउन क्या हुआ? ब्रेकडाउन हुआ ग्लूकोज का पायरुवेट में। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहाँ पे होती है? ये होती है साइटोप्लाज्म में। ये प्रोसेस कहाँ पे होती है? सॉरी, ये प्रोसेस कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। तो सारे जो भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी इनमें ये चीज जरूर होगी। अब इसके आगे का जो फेट होता है उसमें दो टाइप्स हो जाते हैं। ठीक है, इसके आगे की बात करें तो ये दो टाइप से अलग अलग होता है। तो पायरुवेट के बाद अगर पहली बात करें, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो क्या होगा? तब होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। वहीं अगर O2 एब्सेंट है तो क्या होगा? तो होगा हमारा एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये दो फेट हो सकते हैं पायरुवेट के। अब पहली बात करें, इसको हम एक बहुत सिंपल से डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, हमने क्या देखा? हमारे पास है ग्लूकोज, हमारे पास है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ, ये हमारा 6 कार्बन कंपाउंड है, ये कन्वर्ट हुआ हमारा पायरुवेट में। पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, पायरुवेट हमारा 3 कार्बन कंपाउंड होता है। ठीक है, ये प्रोसेस होती कहाँ पे है? ये प्रोसेस हमारी होती है, ये हमारी होती है साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, अब इसके अलावा दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हुआ तब क्या होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन। वहीं अगर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट हुआ तब क्या होगा? एन एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। कब? जब ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये जो पायरुवेट होगा
ये पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा 3 CO2 के मॉलिक्यूल्स में प्लस H2O बनाएगा, प्लस उसके अलावा इसमें बनेगा ATP। ठीक है, ATP बनेगा और इसमें ATP का फॉर्मेशन कितना होता है, हम इसको लिखेंगे किस स्लाइड को लेते हैं। ठीक है, इसमें ATP का फॉर्मेशन कितना होता है, इसमें 38 to 36 ATP का फॉर्मेशन होता है। ये क्वेश्चन पूछते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने ATP का फॉर्मेशन होता है। ये हमारा होता है 36 ATP का फॉर्मेशन। ये प्रोसेस होती किस में है एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये प्रोसेस होती है 36 और ATP का फॉर्मेशन करते हैं। पायरुवेट से 3CO2 और H2 का फॉर्मेशन होता है। अगर वहीं पे कहीं पे ऑक्सीजन एब्सेंट है तब क्या होगा, ऑक्सीजन अगर एब्सेंट है तो होगा इसका फेट जो वो पायरुवेट होगा, हम इसे लिख देते हैं। ये पायरुवेट ये दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, ये पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इथेनॉल में, इथेनॉल प्लस CO2 में। ये हमारा फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस फर्मेंटेशन का होता है, C से C2H5OH हो जाता है। ये हमारा इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है और इसमें सिर्फ 2 ATP का फॉर्मेशन होता है, इसमें सिर्फ 2 ATP बनता है। ठीक है, देख रहे हैं कितना डिफरेंस है ऑक्सीजन की प्रेजेंस और नॉन प्रेजेंस में। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है हमारी फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन किसमें, ईस्ट में अगर हो रहा है तो ये हमारी फर्मेंटेशन कहलाती है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, वहीं अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में तो 36 ATP मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ यही पायरुवेट का, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है और वो हमारी मसल सेल्स है, ठीक है, हमारी मसल सेल्स हैं, तो इनमें ये फॉर्मेशन करता है लैक्टिक एसिड का। क्या करता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। अब ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन जो होता है, लैक्टिक एसिड हमारा 3 कार्बन कंपाउंड होता है और लैक्टिक एसिड ही जो होता है वो क्रैम्प कॉज करता है। तभी जब हम बहुत ही एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है हमारी बॉडी में और हमारी मसल्स प्रोड्यूस करती है लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से बॉडी में हमारा पेन होता है, क्रैम्प्स होता है। ये लैक्टिक एसिड क्या कॉज करता है, क्रैम्प्स कॉज करता है मसल्स में, जो हमारे क्रैम्प्स होती है वो कॉज करता है कौन, लैक्टिक एसिड। ये सारी चीजें हमारी हो गई। अब अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन जो प्लांट्स में हो रहा है तो वो कौन कौन से और मतलब जगह से हो रहा है। तो अगर लीव्स में देखें तो लीव्स के लिए जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है वो स्टोमेटा से होता है। ठीक है, उसके अलावा स्टेम में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है वो लेंटिसेल से होता है, लेंटिसेल से होता है स्टेम में। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें, हमने कंपैरिजन देख लिया है कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्या है। सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होती है जबकि रेस्पिरेशन हमारा दिन भर होता है। ठीक है, वहीं फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है और हमारा रेस्पिरेशन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, अब हमारा अभी लास्ट टॉपिक आज का रहने वाला है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ठीक है, अभी हम देखेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ठीक है, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के पास कोई बहुत ऐसे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होते। स्पेशलाइज्ड ऑर्गन जैसे हमारे पास है एक्सक्रीटरी ऑर्गन के लिए, वैसे प्लांट्स के पास नहीं होते। तो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं। तो क्या करते हैं कि कभी कभी जैसे बाई प्रोडक्ट अभी बना ना, बाई प्रोडक्ट जैसे रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में बना CO2 और H2O, ये सब ऐसे निकाल देते हैं कुछ तो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को। उसके अलावा ये क्या करते हैं, एडिशनली ये फॉर्मेशन करते हैं रेजिन का, जो रेजिन हम देखते हैं। फिर हमारे जो लेटेक्स हो गया हमारा, उसके अलावा हमारा जो गम्स हो गया, ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं प्लांट्स के। ठीक है, तो ऐसे ही ये हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स का फॉर्मेशन करता है। तो प्लांट्स का एक्सक्रीशन ऐसा होता है। तो अभी क्वेश्चन में अगर आपका इससे आना हो तो ये बन जाएगा कि रेजिन, लेटेक्स और गम्स ये हमारे प्लांट्स के कौन सी चीज, मतलब इनका क्या प्रोडक्ट है। तो ये हमारे क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या फिर ये हमारे प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि एक्सक्रीशन से निकलते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप ऐसे वीडियोस के लिए बने रहिएगा। हम ये वाले मैराथन में जितने भी टॉपिक्स हैं बायो के उसको पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री के भी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। 3-4 मैराथन क्लासेस लगेगी और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर ही करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।